तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर काम किस यूनिवर्सिटी के लिए देगा भैया? तो देखिए मेरे दोस्त, ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज में काम देगा। ठीक है, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज के मैं नाम बता देता हूँ। SKMU दुमका यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, ठीक है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग VBU, BBMKU यूनिवर्सिटी धनबाद, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद। ठीक है, जनरली इतना ही यूनिवर्सिटी नाम नहीं। हाँ, DSPMU, मरवाड़ी कॉलेज, और कुछ बोलेंगे यार? चलिए काफ़ी हो गया ना। और यूनिवर्सिटी है क्या झारखंड में बड़ा बड़ा? नहीं, इतना ही है। चलिए तो शुरू करते हैं। इन सभी में काम देगा। तो जिनका अभी हाल फिलहाल में एग्जाम है, जैसे कि SKMU का हाल फिलहाल में एग्जाम है, रांची यूनिवर्सिटी का हाल फिलहाल में एग्जाम है, तो ये लोग स्पेशल देखिए। और इसका PDF भी मैं दे दूंगा, 100 क्वेश्चन का PDF भी दे दूंगा। और आगे बताऊंगा, पहले 10-20 क्वेश्चन कर लीजिएगा, उसके बाद फिर बताऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है। हाँ, चलिए क्वेश्चन है हमारा कि भारतवर्ष शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? देखिए, आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, सो आई वुड लाइक टू प्रेफर इन दिस लैंग्वेज। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, सॉरी इंग्लिश, तो आप इंग्लिश को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, मैं हिंदी को ही फॉलो करूँगा। तो भारतवर्ष शब्द का जो उल्लेख है यह महाभारत में मिलता है। भारतवर्ष, ठीक है, संपूर्ण भारतवर्ष में कोई ऐसा योद्धा नहीं होगा जो अर्जुन को टक्कर दे सके, तब वहाँ पे आता है कर्ण। ठीक है, तो ये जो भारतवर्ष शब्द है, ठीक है, ये कहाँ से आता है? महाभारत से। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो महाभारत और पुराणों में भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है स्पष्ट रूप से। आगे देख लेते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, इसका अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ वसुधैव कुटुंबकम? देखिए, वसुधैव कुटुंबकम इसका मतलब होता है पूरा विश्व मेरा परिवार है। हम लोग क्या बोलते हैं कि संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है। ठीक है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरा विश्व एक परिवार है। ओके, चलिए, तो यह भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो वैश्विक भाईचारे को दर्शाता है। नेक्स्ट अगला जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिन किसका प्रतीक है? तो सर्वे भवन्तु सुखिन किसका प्रतीक है? ये आध्यात्मिकता का या वैश्विक कल्याण का, ये जो है, या धार्मिक सहिष्णुता का या समानता का? देखिए, ये सर्वे भवन्तु सुखिन, ठीक है, ये वैश्विक कल्याण, वेलफेयर ऑफ ऑल, इसका प्रतीक है। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया। ओके, पढ़े होंगे आप सब। चलिए, इसका अर्थ क्या होता है कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग स्वस्थ हों। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, माँ भद्राणी पसंतु, माँ कश्चित् दुष्भाग् भवेत्। ठीक है, सभी का दुख दूर हो, सभी स्वस्थ हों, सभी मस्त हों, सबको पार्टनर मिले। ठीक है, लाइफ में एंजॉय मिले, काम मिले, आराम मिले, और जीवन में कुछ चुनौतियाँ मिले। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, जनपद और महाजनपद का विकास किस काल में हुआ? ठीक है, जनपद और महाजनपद डेवलप ड्यूरिंग विच पीरियड? तो देखिए, बौद्ध काल में ये सब का विकास होता है। किसमें? बौद्ध काल में, बुद्धिस्ट पीरियड में। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपदों का विकास हुआ। ठीक है, और खास तौर पे उस समय पे बौद्ध काल चलता था, बौद्ध धर्म को माना जा रहा था। देखिए, यहाँ पे जैन धर्म नहीं है, तो जैन धर्म का भी आंसर हो जाता है, क्योंकि जैन धर्म उसी समय भी, मतलब बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों एक ही समय में उत्पत्ति हुए थे। ओके, नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? सबको मालूम है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से ये स्थापित किया था? तो चाणक्य की सहायता से, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा होता है अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, चाणक्य की सहायता से। और किसको मारकर? तो धनानंद को मारकर। धनानंद, ठीक है, धनानंद महापद्मनंद का बेटा था और एक नाई था, यानी कि हजाम। वो अपने पास एक उस्तरा रखता था, उस्तरा जिससे दाढ़े बनाते हैं। ठीक है, तो अपने बाप को उस तरह से मार दिया था और खुद गद्दी पे बैठ गया था धनानंद। और धनानंद को फिर चंद्रगुप्त मौर्य मारता है और फिर भगा देता है।
और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और भारत का प्रथम राजा कौन है मालूम है? वही चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम राजा है, क्योंकि उससे पहले मगध था। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से संपूर्ण भारत को एक करते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम राजा कहे जाते हैं। ठीक है। भारत में विविधता में एकता का अर्थ क्या है? कि विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद एकता है हम में। ओके, यूनिटी डिस्पाइट डाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट, विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद हम में क्या है? एकता है। विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति है, फिर भी जब हम में बात आती है भारतीयता की तो हम सब एक हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज यूनिटी। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। कहाँ पे? बिहार में। ओके, नेक्स्ट, और एक चीज यहाँ पे इसको भी जान लीजिए, ये नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त नाम का एक राजा था। किसने? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, चलिए, अभी भी नालंदा विश्वविद्यालय चलता है, लेकिन यह ओपन यूनिवर्सिटी हो गया है। ओपन यूनिवर्सिटी क्या होता है भैया, थोड़ा बता दीजिए। यूनिवर्सिटी दो प्रकार का होता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है ओपन। रेगुलर और ओपन में क्या अंतर है? रेगुलर में आपको जो है ना क्लास करना होगा। ठीक है, मतलब शो करना होगा रजिस्टर में कि बच्चा क्लास कर रहा है, और ओपन में कोई क्लास नहीं करना होगा। रेगुलर में अगर आप करते हैं तो आपका क्या होता है कि आप दूसरे कहीं काम नहीं कर सकते, लेकिन ओपन में आप कहीं पे जॉब करके भी, गवर्नमेंट जॉब करके भी, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। रेगुलर में करते हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो रेगुलर में केवल ग्रेजुएशन ही कर पाएंगे, इसके साथ आप ITI या डिप्लोमा करना चाहेंगे या कोई मेडिकल का कोर्स करना चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन ओपन में अगर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो साथ में आप काम भी कर सकते हैं, या फिर आप जॉब भी कर सकते हैं, या दूसरा पढ़ाई भी पढ़ सकते हैं। समझे? समझ गए। जैसे कि ओपन यूनिवर्सिटी है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये इग्नू इंदिरा गांधी, यहाँ पे आपको क्लास करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्म भरिए और एग्जाम दीजिए और असाइनमेंट दीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग जितना भी यूनिवर्सिटी है ना झारखंड का, ये सब आपका क्या है? आपका रेगुलर यूनिवर्सिटी है। झारखंड में भी एक ओपन यूनिवर्सिटी है, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, कांके में है। ठीक है, बट वहाँ पे BA BCom BSc नहीं होता है। हाँ, BCom होता है केवल, BSc नहीं होता है और BA नहीं होता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? वर्तमान तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है। पहले तो भारत भी था, पाकिस्तान भी पहले भारत था ना, तो पहले भारत में स्थित था। यही तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य एक प्रोफेसर थे और चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? उनके स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट, अगला जाता है, दीपावली किस धर्म से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? तो दीपावली हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको नाइट का फेस्टिवल है ये, रात का। ठीक है, दीप जलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ मेला किससे संबंधित है? तो कुंभ मेला जो है एक धार्मिक उत्सव है जो भारत में कहाँ कहाँ पे लगता है? तो एक लगता है सबसे पहले हरिद्वार में। ठीक है, 12 साल में एक बार कुंभ मेला 12 साल में एक बार लगता है। एक लगता है हरिद्वार में, ठीक, उत्तराखंड में है ये हरिद्वार। एक लगता है नासिक में। नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है भैया, नासिक महाराष्ट्र। ठीक, 2 हो गया। तीसरा लगता है आपका, एक लगता है मध्य प्रदेश में लगता है, क्या नाम है यार, जगह का नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, एक मध्य प्रदेश में लगता है, जगह का नाम आपको याद होगा तो बोल दीजिएगा। ठीक है, और एक कहाँ पे लगता है? तो एगो प्रयागराज में लगता है, इलाहाबाद। ठीक, प्रयागराज जिसको इलाहाबाद भी कहते थे पहले, यहाँ पे 4 जगहों पे कुंभ मेला का आयोजन होता है। ठीक, और ऐसा है ना कि 4 जगह, 4 ये 3-3 साल के अंतराल में लगता है। जैसे 3 यहाँ पे लगा, मान लीजिए 2000 में, ठीक, हरिद्वार में, तो यहाँ पे लगेगा 2003 में, तो यहाँ पे लगेगा 2006 में, तो यहाँ पे लगेगा 2009 में। 2000, 2003, 6, 9, समझे? अब यहाँ पे आते आते फिर 3 साल बाद यहाँ पे लगेगा, मतलब को टोटल 12 साल में दोबारा रिपीट, एक स्थान पे ही 12 साल लगेगा दोबारा रिपीट होने में। ठीक है, कुंभ मेला, समझ गए?
और कुंभ मेला किससे संबंधित है? तो ये धार्मिक उत्सव है। सम्राट एक हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन ने कुंभ मेला का आयोजन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अगला आ जाता है हमारे यहाँ पे, नागर शैली किस प्रकार की वास्तुकला है? तो मंदिर ये वास्तुकला है नागर शैली। देखिए मंदिर 3 प्रकार के होते हैं, इसको भी बता दे रहा हूँ। एक रहता है द्रविड़ शैली जो कि दक्षिण भारत में बनाया जाता है, द से द्रविड़, द से दक्षिण। ठीक है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में। एक रहता है नागर शैली जो कि उत्तर भारत में बनाया जाता है, नागर शैली। और एक रहता है बेसर शैली। बेसर शैली नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिला जुला रूप है जिसको बेसर शैली बोलते हैं। ठीक है, बेसर। और ये कहीं पर भी बनता है मतलब उत्तर भारत में भी है और दक्षिण भारत में भी है। आगे देख लेते हैं, अगला है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? सबको मालूम है। ठीक है, शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण किया था। और हम लोग घर बनाते हैं ना, घर भी नहीं बना पाते हैं यार, घर बनाने में भी हालत ख़राब हो जाता है। चलिए, तो शाहजहां ने बनाया था। आगे देख लेते हैं, अगला आ जाता है, और ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में है, आगरा। ओके, आगरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा। और ये किस नोट पे है? तो सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा नोट पे आपने देखा होगा, 50 रुपये के नोट पे है। ठीक है, आई थिंक 50 का ही नोट है ना जी। हाँ, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, अगला है कथक किस प्रकार का नृत्य है? तो कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। और कहाँ पे किया जाता है? तो एक है कथक, कथक होता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे होता है? यूपी में। और एक है कथकली, कथकली होता है केरल में। कथक उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन कथकली पूछेगा तो आपको केरल मारना है। ओके, नोट करते चलना मेरे भाई, या जो भी देख रहे हैं मेरी बहन, ठीक है, या दोस्त, जो आप मुझे मानिएगा मैं आपको वही मानूंगा, या स्टूडेंट लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप मुझे दोस्त मानिए, दोस्त बन के सीखिएगा तो बहुत कुछ सीख जाइएगा। ओके, भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, मैं गया था तमिलनाडु जब CMC बिल्लोर, ठीक है, तब मैंने भरतनाट्यम डांस भी देखा था और रिकॉर्ड भी किया था। लेकिन बाद में फिर उसको डिलीट कर दिया क्योंकि हो सकता है कॉपीराइट आ जाए, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया उसको, क्योंकि उसमें साउंड दिया गया था सॉन्ग का। ठीक है, नेक्स्ट, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? डुम लका लका डुम डुम। तो भांगड़ा हो गया और गिद्धा हो गया, ये पंजाब का है। भांगड़ा और गिद्धा कहाँ पे करते हैं? पंजाब में। गुजरात में एक होता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुजरात में होता है डांडिया। ठीक है, चलिए, असम में होता है सत्रिया, सत्रिया होता है असम में। और हमारे झारखंड में होता है कौन सा? छऊ नृत्य, छवा नाच। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाता है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में। कब? 1857 ईस्वी में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, और इसके नायक कौन थे? तो इसके नायक थे मंगल पांडे। ठीक है, मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से? मेरठ। ठीक, और झांसी एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे इसका नेतृत्व किए थे रानी लक्ष्मीबाई ने। मेरा जैसा बुड़बक कहाँ मिलेगा, मोबाइल चार्ज में लगा लिया और स्विच को भी ऑन नहीं किए, करेक्ट। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। ठीक है, कौन? सुभाष चंद्र बोस। और ये कहाँ पे इसकी स्थापना किए थे? तो सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर। अरे भैया हम तो गए हैं। अच्छा, आप गए हैं सिंगापुर? चलिए जाइएगा, नहीं गए हैं तो वाइफ के साथ जाइएगा पिकनिक मनाने। ठीक है, फैमिली के साथ जाइएगा, माता जी, पिताजी, बच्चे, बेबी, बेटा, बेटी। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। ठीक है, हम भारत के लोग से भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की उद्देशिका भी कही जाती है, उद्देशिका। ठीक है, जिसको तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हम भारत को एक संपन्न, संप्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य बनाने हेतु परमबद्ध है। इस तरह से पूरा का पूरा है। ठीक है, भारत का संविधान। भारत का संविधान कब लागू होता है भैया? तो 26 जनवरी
1950 को लागू होता है। ठीक है। भारत का संविधान कब बनकर रेडी हो गया? 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है भैया? तो 395 अनुच्छेद थे स्टार्टिंग में। ठीक है। चलिए, इतना चीज़ इंपॉर्टेंट है। और भारतीय संविधान के पिता या फिर लेखक कहे जाते हैं भीमराव अंबेडकर। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। पूछा गया है सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ठीक है। सत्यमेव जयते, तो यह जो है उपनिषद से लिया गया है। कौन सा उपनिषद? ये भी मैं नाम बता देता हूँ। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। नहीं, हाँ, उपनिषदों की संख्या 108 है, पुराणों की संख्या 18 है। तो 108 को उपनिषद है। इसमें से एक मुंडक उपनिषद है। कौन सा? मुंडक उपनिषद में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जो भारत का आदर्श वाक्य है। क्या है? भारत का आदर्श वाक्य। भारत का आदर्श वाक्य, हाँ, भारत का आदर्श वाक्य। ठीक है। सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है। मुंडक उपनिषद। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन को करेंगे। ओके, देखिए, अगर आप रांची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है या नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के या SKMU दुमका के, तो आपके लिए सरप्राइज है, क्योंकि आपके लिए मैंने कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का नहीं किया अभी, क्योंकि मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ को अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ, आप ही लोग की यूनिवर्सिटीज़ को फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा। ठीक है। ये है ज्ञान सागर ऐप, और इसका लिंक आपका, ये ऐप का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। और प्ले स्टोर में भी आप ज्ञान सागर सर्च कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा सेम इसी नाम से। ठीक है। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इस ऐप का। क्या करना है? इस ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे। ठीक, पहले सुन लीजिए पूरा बात। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपका नाम और फ़ोन नंबर देने का आएगा। अपना नाम डालिएगा, फ़ोन नंबर डालिएगा, और फिर से क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट, तो क्या होगा? जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन पे OTP आएगा, और फिर आपका फ़ोन लॉगिन हो जाएगा। OTP आएगा इस तरह से, और फ़ोन ओपन हो जाएगा ऐप। अब यहाँ पे बहुत सारा कोर्स आएगा। अब आपको इस पर क्लिक करना है ऑल कोर्स में। ठीक है। यहाँ पे ऑल कोर्स का ऑप्शन रहेगा, सबसे पहले इसी पे क्लिक कीजिएगा। इससे क्या होगा? सभी कोर्स खुल जाएगा। ये जॉब कोर्स है BEd वालों के लिए, आपके लिए नहीं। जो लोग BEd कर रहा है टीचर ट्रेनिंग, उनके लिए। ये है SKMU दुमका यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए। यहाँ पे आपको 60 रुपया पेमेंट करने का आएगा। कितना? 60 रुपया। जो स्टार्ट लर्निंग लिखा है ना, 60 रुपया पेमेंट करने का आएगा, ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है। पेमेंट कर दीजिएगा 60 रुपया, तो आपका क्या होगा? ये ऐप ओपन हो जाएगा। फिर आप सेमेस्टर 1 के सभी पेपर का नोट्स आपको मिलेगा, सेमेस्टर 2 के सभी पेपर का नोट्स मिलेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 साल तक सिर्फ 60 रुपया में पढ़ाया जाएगा। 4 साल का ट्यूशन फीस कितना है? सिर्फ 60 रुपया। सभी पेपर का नोट्स। हाँ भैया, विश्वास नहीं हो रहा है? अरे भाई, खोल के देख लो यार, विश्वास हो जाएगा। और सभी पेपर का नोट्स आपको इसी तरह से मिलेंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं सबका बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, बाकी मैक्सिमम का हिंदी मीडियम में ही मिलेगा क्वेश्चन, लेकिन हमेशा क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है। अब 60 रुपया में क्या ही खोजते हैं यार, 60 टका में मैं 4 साल पढ़ाऊँगा मेरे दोस्त। ठीक है। सभी पेपर का नोट्स दूंगा फ्री। एक बार ऐप को पहले देख लीजिएगा, तब आपको खरीदिएगा। ठीक है। पता चल जाएगा आपको क्वालिटी। सब 60 रुपया में मैं इसीलिए दे रहा हूँ ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। ठीक है। और मेरा खर्चा भी निकल जाए। ये रांची यूनिवर्सिटी और NPU के लिए है। ठीक, चलिए। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ का अभी मैंने ऑफ किया है, तो अभी 3 ही यूनिवर्सिटी के लिए। जैसे SKMU का मान लीजिए आप ले लिया, फिर अंदर गए। अच्छा, पहले अंदर गए मान लीजिए। ठीक, सेमेस्टर 1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सभी पेपर का नोट्स मिल जाएगा। सेमेस्टर 1 के अंदर मेजर कोर्स, SC, MDC, सेक पेपर, ठीक, AEC पेपर, भैक अंडरस्टैंडिंग इंडिया। इसको थोड़ा और ऊपर उठाएंगे तो आपको मिल जाएगा IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम। इस तरह से फिर खुल जाएगा। जैसे अंडरस्टैंडिंग इंडिया पे क्लिक करें चाहे मेजर पेपर में, तो इस तरह से व्यू आएगा। व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका PDF खुल जाएगा। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। और ये इस पर क्लिक करेंगे, ये तीर, यहाँ पे एक तीर का निशान दिख रहा होगा, ये तीर के निशान पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन पे। ठीक है। चलिए, मान लीजिए ये तीर का निशान दिख गया, आप क्लिक कर दीजिए। ऐप ओपन होने में PDF ओपन होने में अगर टाइम लग रहा है, ठीक है, तो आप तीर के निशान पे क्लिक कर दीजिए, आपके फ़ोन पे डाउनलोड हो जाएगा। चलिए,
इतना ही बताऊंगा। देखिए 60 रुपया में दोस्त, मैं ऐसा नहीं कि 6,000 रखा हूँ, 4 साल का कोर्स का फीस 6,000 होना ही चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ 60 रुपया रखा हूँ। ठीक है, चलिए फिर भी अगर आपको नहीं खरीदने का मन है तो मत खरीदो। 60 रुपया आप लोग, दोस्त वही मांगेगा ना, तो 60 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दुकान में बैठिएगा ना दोस्त के साथ तो 60 रुपया खाना कब ख़त्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके पढ़ने का चीज़ नहीं लेगा। आदमी अच्छा चीज़ थोड़ी हो खरीदता है यार। चलिए चलिए, जैसी आपकी इच्छा, मैं कहूँगा खरीद लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट, अजंता और एलोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, यह गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अजंता और एलोरा, और यहाँ पे 3 धर्म की गुफाएं हैं, सॉरी 3 धर्म का संगम है इन गुफाओं में। कौन कौन? बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। हालांकि हिंदू धर्म का ही 3 गो बेटा हुआ है जो अलग हो गया। हिंदू धर्म का 3 गो बेटा कौन कौन है मालूम है? एगो बौद्ध धर्म, वो भी हिंदू लोग हैं, जैन धर्म, ये भी हिंदू लोग हैं, और एगो सिख धर्म। ये तीनों को हिंदू धर्म का ही बेटा माना जाता है। नॉट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज द पार्ट ऑफ हिंदू कम्युनिटी, सॉरी सनातन धर्म का पार्ट है ये तीनों धर्म। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, ठीक है, सनातन धर्म होता है। नेक्स्ट, अजंता और एलोरा की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो गुफा मंदिर के लिए। 3 धर्म कौन कौन से हैं यहाँ पे बता दिया, और तीनों धर्म हिंदू धर्म का पार्ट है। चलिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन करते चलता हूँ। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। ठीक है, चलिए अमृतसर कहाँ पे है जी? पंजाब में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला जाता है, ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ओणम जो है केरल राज्य में मनाया जाता है सावन के दिनों में। ठीक है, सावन आया बादल छाया, बुलबुल चहके फूल खिले, आने वाले सब आए हैं ना, लेकिन तुम कब आओगे? बीच बीच में आप लोग भी गाना गा लीजिएगा, मुझे भी गाने का मन करता है तो मैं रोकता नहीं हूँ, गा लेता हूँ। ठीक है, बाहर में गया पढ़ाई लिखाई, पहले गाना गाने दो। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय संगीत के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो देखिए पढ़ाई लिखाई चलता रहेगा, गाना वाना सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए सरस्वती माता के एक हाथ में बीना है, ठीक है, और एक हाथ में किताब। देखिए भारतीय शास्त्रीय संगीत के 2 मुख्य प्रकार हैं, एक है हिंदुस्तानी और दूसरा है कर्नाटक। क्या है? हिंदुस्तानी और कर्नाटक। ओके, नेक्स्ट, कर्नाटक एक राज्य का नाम है। खजुराहो मंदिर किस शैली की उदाहरण है? तो ये जो है खजुराहो नागर शैली का उदाहरण है। ठीक है, खजुराहो टेम्पल कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नागर शैली, उत्तर भारत जितना भी है नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया जितना भी है उत्तर भारत, वहाँ पे नागर शैली के मंदिर बनते हैं। ठीक, चलिए, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में। 25 क्वेश्चन का मैंने सेट बनाया है। अब नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब भी आप लगातार 20 मिनट का वीडियो देखिएगा तो आपको 2 मिनट का ब्रेक लेना है। कितने मिनट का? एटलीस्ट 2 मिनट का ब्रेक लेना है, जिसमें आप अपने आँख को 20 सेकंड तक होल्ड करके बंद करेंगे, बाहर 2 मिनट घूरिएगा, बाहर देखिएगा, उसके बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। 20-25 मिनट से ज़्यादा एक साथ वीडियो मत देखिएगा, आँख खराब हो जाएगा। ठीक है, हर आदमी नहीं बताएगा, मैं बता दे रहा हूँ यार, भले आप जो भी करें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है क्या हमारा? सर्वधर्म समभाव। सेट 2 में सर्वधर्म समभाव का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वधर्म समभाव? सर्वधर्म मतलब सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी का हो, चाहे मुसलमान हो, ठीक है, हिंदू हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे पादरी, मतलब क्या बोलते हैं, जो भी है, जेरूसलम धर्म, ठीक है, जो भी हो सबका सम्मान करें। ठीक है, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम हिंदू भागो, ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम मुस्लिम है तो भागो, ठीक है, नहीं, सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। सभी हम लोग एक हैं। खून निकाल के देखिए, सबका लाल ले आएगा यार। ठीक है। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है, और गुप्त काल में ही सबसे बड़े फेमस कौन थे? तो गुप्त काल में सबसे बड़े फेमस व्यक्ति थे कौन? उसका नाम क्या है?
तो उसका नाम है सबसे महान राजा समुद्रगुप्त। क्या नाम है? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त, गुप्त काल के सबसे महान राजा। ठीक है। अच्छा, क्यों कहा जाता है भाई इतिहास में स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है, गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी काल में समुद्रगुप्त हुए, इसी काल में चंद्रगुप्त द्वितीय, नाम सुने हैं ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक, विक्रम और मुंजा एगो सीरियल आया था हम लोग जब बचपन में थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, उसके अलावा आर्यभट्ट का आपने नाम सुना है, आर्यभट्ट जिसने जीरो की खोज की। ठीक है, आर्यभट्ट, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है आर्यभट्टियम अपने ही नाम पे। इसके अलावा आपने ना एक नाम सुना होगा महर्षि चरक, जिन्होंने एक किताब लिखी है चरक संहिता, चरक। ठीक है, ये भी इसी टाइम के थे। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा हरिसेन। ठीक है, हरिसेन। ठीक, पाणिनि का नाम सुना होगा, ये सब गुप्त काल के हैं। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय में बहुत ज़्यादा खोज हुआ, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति हुए, विद्वान व्यक्ति हुए, जिसका लाभ हमें अभी तक मिल रहा है। ठीक है, गुप्त काल में ही बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, मंदिर मस्जिद वगैरह। ठीक है, गुप्त काल में विज्ञान, साहित्य, कला और शिक्षा का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, इस कारण इसे भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल नाम का एक व्यक्ति है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना किए थे। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो वो पाकिस्तान में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, पाल वंश के राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। अगला जाता है हमारा द्वादश ज्योतिर्लिंग किससे संबंधित है? तो सिंपल से है कि शिव भगवान का ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, चलिए, तो भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से मनोकामना लिंग और इसी तरह से अलग अलग। ठीक है, तो देवघर में भी एक बाबा बैद्यनाथ धाम। ठीक है, देवघर, आप लोग बहुत से लोग देवघर से होंगे, मैं भी जाऊंगा। ठीक है, एक दिन टाइम मिलेगा तो सोच रहा हूँ शादी हो जाए उसके बाद जाऊंगा यार। ठीक है, चलिए, मेरे सपनों की रानी कब आएगी? तो आ जाएगी शायद, चिंता मत कीजिए यार। चलिए, आगे देख लेते हैं। अगले 3 घंटों में आपके एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। अरे बाप रे, मोबाइल तोबाइल चार्ज कर लेते हैं, लैपटॉप वगैरह। 4 धाम का यात्रा में कौन शामिल नहीं है? देखिए, 4 को धाम है। ठीक है, एक है बद्रीनाथ, एक है द्वारिका, एक है रामेश्वरम, अमरनाथ शामिल नहीं है। ठीक है, अमरनाथ इसमें शामिल नहीं है। और चौथा धाम कौन सा है? पुरी, जगन्नाथपुरी। ठीक है, ये 4 धर्म है हिंदू, सॉरी 4 धाम है हिंदू, क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म में 4 धाम है, जहाँ पे घूमना चाहिए। अगर टाइम मिलता है ना तो इस सब एरिया को घूमिए। ज़्यादा पैसा है ना दोस्त, सच बता रहा हूँ, कुछ काम नहीं देगा यार, यही सब घूम लो, खा लो, पी लो, और कुछ पैसा रखो हेल्थ के लिए। ठीक है, कुछ पैसा रखो विषम परिस्थिति के लिए, और उसके बाद अगर पैसा बन जाता है तो ये सब घूमो। अंडमान निकोबार घूमेंगे, ठीक है, लक्षद्वीप घूमेंगे, 4 धाम घूमेंगे यार। ठीक है, ऐसा ऐसा जगह घूमो। नेक्स्ट, तो 4 धाम कौन है? बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम। ठीक है, पुरी कहाँ पे है? तो जगन्नाथपुरी है उड़ीसा में। रामेश्वरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। द्वारिका कहाँ पे? गुजरात में। बद्रीनाथ कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए, अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो अजंता गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कहाँ से? बौद्ध धर्म। अच्छा, अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म। और एलोरा की जो गुफाएं हैं, अजंता और एलोरा, एलोरा की गुफाएं में 3 धर्म हैं। कौन कौन? मैंने बता दिया था। ठीक, और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ये जो गुफाएं हैं, अजंता गुफाएं या एलोरा की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, ठीक है, वहाँ पे एक जिला है जिसको बोलते हैं औरंगाबाद। ठीक है, महाराष्ट्र जिला के औरंगाबाद में ये सब स्थित है। बहुत आदमी, झारखंड का आदमी काम करने जाता है, हो सकता है आप लोग भी, आप में से बहुत सारे लड़का लोग काम करने गए होंगे और बहुत सारे जाने भी वाले होंगे। झारखंड का आदमी क्या करता है यार? बाहर काम करने ही जाता है, काम ही नहीं है। ठीक है, नौकरी देने की कैपेसिटी तो गवर्नमेंट में नहीं है। चलिए, जो भी हो यार, लाइफ को अच्छे से जियो। एलोरा गुफाओं में कौन कौन से धर्म के मंदिर हैं? अरे क्वेश्चन आ ही गया यार,
तो देखिए हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों धर्म के मंदिर हैं। मुझे लगा गलत मैंने बता दिया क्या यार, क्योंकि मैंने पढ़ा था आज से 3-4 साल पहले पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट। कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो कथकली कहाँ का है? अभी मैंने बताया था केरल का। तमिलनाडु का क्या है जी? भरतनाट्यम। कर्नाटक का क्या है? यक्षगान है, यक्षगान, यक्षगान। ये कहाँ का है? कर्नाटक का है। ओडिशा का क्या है? ओडिसी है, ओडिसी, ओडिसी है ओडिशा का। ठीक है, देखिए मैंने अच्छा खासा तैयारी किया था। ठीक है, कंपटीशन लाइन में बहुत जगह एक एक नंबर से चुका है। सीजीएल भी मेरा कुछ मतलब हमसे कम कम नंबर वालों का हो गया, लेकिन हम मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं था मेरे पास। ठीक है, चलिए, हालांकि मैं पैसा होता फिर भी नहीं देता घूस। ओके, चलिए, तो मुझे जीके का अच्छा खासा नॉलेज है। ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से, समझ गए ना। असम का बता ही दिया, असम का है सत्रिया। क्या है? सत्रिया। पंजाब का गिद्धा और भांगड़ा है, ओडिशा का ओडिसी। गुजरात का डांडिया, ठीक है, और गरबा पंजाब का हो ही गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये असम का है। असम में फसल के समय में बिहू त्यौहार किया जाता है। ठीक। झारखंड में क्या होता है? झारखंड, बंगाल और बिहार, इन तीनों में है क्या? अच्छा, बिहार का नहीं, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा, तीन गो में चलता है छऊ नृत्य। ठीक है, छऊ नृत्य तीनों में चलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस झारखंड में छऊ नृत्य, छऊ डांस। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है भैया? तो अरे भैया 1942 में शुरू होता है। और क्या नारा दिया गया था भारत छोड़ो में? बोला गया था अंग्रेज भारत छोड़ो, डू और डाई, करो या मरो। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने नारा दिया था भैया। किसका नारा दिया था? करो और मरो का नारा दिया था, इंग्लिश में डू और डाई। कब? तो 8 अगस्त 1942 में। पूरा डेट क्या है? 8 अगस्त 1942 में दिया था। ओके ओके, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिए थे महात्मा गांधी। ठीक है, और इसी को भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। चूंकि ये 8 अगस्त को दिया गया था, अगस्त के महीने में, इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कही जाती है। ओके मेरे दोस्त। हाँ, 1919 में क्या हुआ था बताइए? तो 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। हाँ, आपको याद है बिल्कुल। ठीक है, जालियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था। 1920 में क्या हुआ था? तो 1920 में हुआ था भैया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हुआ था। हाँ हाँ जी, आपको तो याद ही नहीं है, आप ही लोग को सब याद है। 1920 में हुआ था ना। हाँ, कब तक चला था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, 1922 तक चला था, जब एक पुलिसकर्मी, एक पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है गोरखपुर के, उस गांव का नाम था चौरी चौरा। तब उस आंदोलन को फिर बंद किया जाता है, चौरी चौरा कांड कहा जाता है इसे। ठीक है, और 2 साल चलता है यह सहयोग आंदोलन, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, 1942। 1947 में क्या हुआ था? 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। और कुछ बोलना है? से नहीं बोलना है, अब आगे बढ़िए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया जय हिंद का नारा। सुभाष चंद्र बोस को क्या बोलते हैं? तो नेताजी बोलते हैं। ठीक है। भगत सिंह क्या बताएं? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है। महात्मा गांधी, तो इनको तो बापू कहा जाता है। नेहरू को क्या कहा जाता है? चाचा। ठीक है। भगत सिंह को केसर ए हिंद कहा जाता है ना। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो मैंने अभी बताया 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। 15 अगस्त में क्या होता है? तो भारत आज़ाद होता है। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन लागू नहीं किया जाता है। ठीक है, लागू 26 जनवरी को किया जाता है। 26 जनवरी 1947 को क्या होता है? तो कुछ नहीं होता है यार। झंडा फहराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, रिटन। और भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या? पूरे विश्व का? हाँ रे भाई, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान। ओके, भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा भैया, आपको याद है? हाँ भाई याद है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था यार। 2 साल 11 महीने 18 दिन। हाँ रे भाई, लगभग 3 साल। हाँ, अरे बाप रे। चलिए, धर्म चक्र परिवर्तन किससे संबंधित है? तो राष्ट्र प्रतीक, धर्म चक्र परिवर्तन राष्ट्र प्रतीक है हमारा। अशोक चक्र के नाम से जानते हैं।
अशोक चक्र परिवर्तन, सॉरी, धर्म चक्र परिवर्तन ये राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित है, ठीक है। और अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र, ठीक है, नेशनल सिंबल अशोक चक्र। चलिए, बहुत कंफ्यूजेबल क्वेश्चन है यार। अगला है मार्तंड मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मार्तंड मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। हाँ रे भैया, जम्मू कश्मीर में स्थित है मार्तंड, ठीक है। आगे देख लो, बिल्कुल बढ़ाया जाए। रेड फोर्ट, पानी देने लगा रे मेरे भाई। रेड फोर्ट किस शहर में स्थित है? रेड मतलब लाल, फोर्ट मतलब किला। फोर्ट को हिंदी में किला बोलते हैं। तो लाल किला कहाँ पे स्थित है? अब बोल देंगे दिल्ली, नई दिल्ली ना। हाँ, तो रेड फोर्ट यानी कि लाल किला कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, ठीक है, बिल्कुल। आगरा में क्या है? तो आगरा में ताजमहल है भैया, नहीं मालूम है। जयपुर में क्या है? तो जयपुर का किला है। गुलाबी शहर कहा जाता है जयपुर को। अच्छा, लखनऊ को क्या कहा जाता है? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। हाँ, मुझे मालूम है, आपको सब मालूम है। चलिए, आपको कुछ नहीं मालूम है, ठेका मालूम है आपको। चलिए नेक्स्ट, सत्यम शिवम सुंदरम का संबंध किससे है? ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है। गाना सुने ना। तो सत्य, शिव और सुंदरता, ठीक है, तीनों समान है। जो सत्य है वही सुंदर है, और जो सुंदर है वही शिव है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। ट्रूथ इज गॉड एंड गॉड इज ब्यूटी, ठीक है, यानी कि जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वो सुंदर है। समझ गए? बिल्कुल। नेक्स्ट, गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक थे? गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे बबुआ, सिख धर्म, ठीक है, गुरु नानक देव जी। और सिखों के सबसे प्रसिद्ध गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अच्छा, सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो गुरु ग्रंथ साहिबा। क्या है? गुरु ग्रंथ साहिबा, ठीक है। चलिए, सिख धर्म का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। हिंदू धर्म में कौन सा ग्रंथ सबसे प्रसिद्ध है भैया? तो हिंदू धर्म में गीता, श्रीमद् भगवत गीता प्रसिद्ध है। बाकी रामायण भी प्रसिद्ध है। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है जी? महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास, ठीक है, महर्षि वेद व्यास। चलिए, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। अच्छा, अभी मैं गौतम बुद्ध का एपिसोड देख रहा हूँ, सीरियल देखता हूँ, आप लोग भी देखा कीजिए। सत्यमेव जयते भारत का क्या है? तो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। ओके, कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। मैंने बताया है अभी, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अच्छा, इसको भी कर लेते हैं। राष्ट्रगान क्या है भारत का? तो राष्ट्रगान जन गण मन, नहीं गाऊंगा क्योंकि जब गाया जाता है तो सावधान मुद्रा में और 52 सेकंड में, विथिन 52 सेकंड इसको कंप्लीट करना होता है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इतना ही बताऊंगा, नहीं तो आपका दिमाग में हौज-बौज हो जाएगा। जो हमारा ध्वज है वह 3 रंगों में है, और ध्वज का जो रेशियो है 3:2 में बांटा गया है, ठीक है, यानी कि लंबाई कितना रहेगा? 3, और चौड़ाई रहेगा 2। ये लंबाई 3 और चौड़ाई 2, इसी को बोलते हैं 3:2, समझे? ये इस तरह से बनेगा हमारा फ्लैग, 3:2, ठीक है। चलिए, यानी कि ये 3 फीट तो ये 2 फीट, ये 2 ही फीट रहेगा, और ये 3 फीट रहेगा, और ये 2 फीट रहेगा, इसी को बोलते हैं 3:2, ठीक है। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने। इतना ही बताए बोरे भाई, एक वीडियो में सब जाने को जाएगी, आगे दूसर वीडियो में फिर बताएबो। 50 क्वेश्चन अभी हम पढ़ाएबो तो इनके, ठीक। 50 के बाद 51 नंबर क्वेश्चन अगला वीडियो रहता, पार्ट 2। ओके, चलिए दोस्तों, इसका नाम दे देंगे, क्या दे देंगे? महामैराथन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट 6 गो है, मौलिक अधिकार जिसको बोलते हैं 6 गो है,
ठीक, पहले था 7 का अधिकार, लेकिन 7वां को हटा दिया गया। ये कौन सा हटा दिया गया भैया? तो एक था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मेरे दोस्त। ठीक है, तो अभी 6 को अधिकार है हमारे पास। नेक्स्ट, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक, चलिए, अंबेडकर किस सभा के अध्यक्ष थे? तो अंबेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। ड्राफ्ट मतलब होता है छापना, हिंदी में बोलते हैं प्रारूप तैयार करना, छापने को ही शुद्ध हिंदी में प्रारूप तैयार करना बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्ट करना। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर को संविधान को छापने का काम दिया गया था, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और राजेंद्र प्रसाद पूरे के पूरे सभा का अध्यक्ष थे, पूरा का पूरा जितना भी कमेटी बना था उन सभी के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट, पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ठीक, और नेहरू कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक, नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। क्या नाम है? बाघ, टाइगर। ठीक है, तो हाथी क्या है? भारत का विरासत पशु, विरासत मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं। अगला आ जाता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। कहाँ गया मोर? पीकॉक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन क्या है हमारा? तो क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। ठीक, कमल, हाँ कमल। चलिए, अब 51 नंबर क्वेश्चन, वसुधैव कुटुंबकम किस ग्रंथ से लिया गया है? इसको करते हैं और आगे करेंगे। महाउपनिषद से इसको लिया गया है, यह प्रसिद्ध श्लोक महाउपनिषद से लिया गया है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, इसका अर्थ क्या है? पूरा विश्व एक परिवार है, पूरा विश्व एक परिवार है। ठीक है, होल वर्ल्ड इज इन अ फैमिली। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि मुझे भी खाना है यार, और 40 मिनट का वीडियो हो गया, इसके बड़ा वीडियो बनाएंगे तो आप लोग का भी दिमाग गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फेस भी दिखाऊंगा। मैं कहूँगा कि आप एक बार पास ले लीजिए, सारा PDF आपको वहाँ पे मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सभी नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, खास तौर पे रांची यूनिवर्सिटी और NPU के लिए। ठीक, और SKMU का तो अभी एग्जाम चल रहा है, उनको तो खरीदना ही चाहिए यार। सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो गया, क्या हुआ? सेमेस्टर 2 में काम आएगा, सेमेस्टर 3 में काम आएगा, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में। 2030 तक आपका ये पास रहेगा। अभी आप 60 रुपया देंगे ना, 2030 तक फ्री हो जाएगा। कितना? 2030 तक? हाँ रे भैया 2030 तक यार। चलो खरीदना है तो खरीदो, मत खरीदो, नहीं खरीदना है तो यार घाटा आप ही का है, पक्का बता रहा हूँ। आज नहीं खरीदेंगे, सेमेस्टर 4 में जाके खरीदेंगे, इससे अच्छा कि आज ही खरीद लीजिए। बहुत ज़्यादा बोल दिए ना, कोई बात नहीं, बोलना ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों, बाय, जोहार झारखंड। मिलते हैं अगली वीडियो में।